थोड़ा सा गांव अपने साथ रखता हूँ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पद्मश्री हृदय नारायण दीक्षित से मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव व स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की भेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हम आए हैं हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी के पास, जो अभी 2 दिन पूर्व राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से विभूषित किए गए हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रस्तावना के स्थानीय संपादक दिनेश गर्ग जी हैं। आइए दिनेश गर्ग जी जानते हैं दीक्षित जी से कि इस उपलब्धि पे आपका क्या कहना है। दिनेश जी। सर, देश के सर्वप्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत होने के बाद आप लखनऊ में हैं। सर, लखनऊ की कहावत भी है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो ये अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? यह इस प्रश्न का उत्तर मैं बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद सर कई पत्रकार मित्रों को दे चुका हूं। अनेक मित्रों ने यही प्रश्न हमसे किया कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः मानव जीवन की कोई भी उपलब्धि सर उस व्यक्ति विशेष के कामों का परिणाम नहीं होती। जैसे आप भिन्न भिन्न पदों पर रहे हैं, सूचना विभाग में रहे हैं, कोई ये कहे कि ये सब आपकी उपलब्धि है, मैं कहूँगा कि नहीं, आपकी नहीं है। आपके माता पिता की उपलब्धि है ये, नो डाउट। आपके परिजनों की उपलब्धि है, आपके गांव वालों की उपलब्धि है, आपके राज्य वालों की उपलब्धि है, आपके देश वालों की उपलब्धि है। और इस देश की संस्कृति, सभ्यता, रीति नीति, संस्कार, सरोकार, इन सबकी उपलब्धि है। तो कोई भी व्यक्ति जब प्रतिष्ठित होता है तो उसमें सभी शक्तियों का योग रहता है। हवाएं अपने आप विशेष प्रकार से उसको आशीर्वाद देती हैं, धरती और आकाश उसे भिन्न प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, तब वो व्यक्ति किसी पद और प्रतिष्ठा पर जाता है। लोग समझते हैं कि ये उसकी अपनी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो भी यश कीर्ति बड़ी है उसमें सीधे सीधे इस देश की संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्र, राज्य, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, उनकी, आप सब पत्रकार मित्रों की, सबकी प्रेममयी शक्ति निहित है, इसीलिए मुझे ये सम्मान मिला है। सर, इस सम्मान के बारे में हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कांग्रेस के ज़माने में जो परिपाटी थी सम्मान के, कुछ लोगों दिल्ली से चयनित करा देते थे, लेकिन उससे उलट करके प्रधानमंत्री जी ने दूर दराज के ऐसे रत्नों को सम्मानित किया, सम्मान के माध्यम से देश को परिचित कराया जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, जिनको कभी न मीडिया ने, किसी ने कोई चर्चा नहीं की थी। आपके अलंकृत होने के बाद, पद्मश्री से अलंकृत होने के बाद, आपसे ज़्यादा तो हम लोग सम्मानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपसे, आपके लेखों के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से जुड़े रहते थे। सर, आपकी पर्सनैलिटी जिस तरह से इवॉल्व हुई विधानसभा अध्यक्ष तक, और आपने अभी कहा भी कि आप किसी व्यक्ति के निर्माण में गांव के संस्कार से लेकर, गांव से लेकर, जिले से लेकर, विद्यालय से लेकर, माता पिता से लेकर सबका, तो आप कैसे लुक बैक करते हैं अपने उन्नाव के, जहां से आप 5 बार विधायक रहे और फिर 1 बार आप MLC भी रहे, कैसे आप देखते हैं सर इस यात्रा को? आपने गांव की चर्चा की है जी। गांव अपने आप में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई तो पड़ता है कि लोगों का जनसमूह है जी। कुछ घर हैं जी, कुछ बागें हैं, कुछ नदियां हैं, कुछ तालाब हैं, ऐसा लगता है ये गांव हुआ। लेकिन गांव इतना भर नहीं है। गांव में नेह रही है, प्रीति रही है, रस रहा है, रूप रहा है, रंग रहा है, संस्कार रहे हैं। खांस देते थे बुजुर्ग तो औरतें किनारे हो जाती थी, मना नहीं करते थे कि रास्ते से हट जाओ बहुरिया। तो गांव एक खास तरह की संस्कृति है, खास तरह का विचार है, थाट है गांव मेरे लिए। और हम इसीलिए बहुधा मित्रों से कहते हैं, मित्र मजा भी लेते हैं हमारी इस बात का कि मैं थोड़ा सा गांव हमेशा अपनी जेब में रखता हूं, क्या मैं आपको गांव दिखाऊं, खिलाऊं, ऐसा मैं अक्सर कहता हूं जी। तो जब मैं दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित हो रहा था तो मुझे गांव याद आ रहा था जी। संयोग से हमारे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। मैं अपने गांव का पहला प्राइमरी स्कूल पास हूँ, पहला मिडिल हूँ, पहला हाई स्कूल हूँ, पहला MA हूँ, पहला BA। मार्वलस। और उस गांव से निकल करके आप लोगों के बीच बैठकर
सर, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्यशाली अवसर है। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है सर कि आपसे आज मिल करके आपका इंटरव्यू करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये आपकी सदाशयता और सज्जनता भी है कि आपने हमारे अनुरोध को तत्काल स्वीकार कर लिया। इस तरह के विरले लोग होते हैं सर। तो सर, जैसे आप पहली बार जब विधानसभा में आए, आप नगर पालिका परिषद में और जिला परिषद में भी रहे वहाँ की राजनीति से, और वहाँ से उठ के फिर आप विधायक होकर के आए लखनऊ, तो आपको क्या अनुभव हुआ सर? कैसे आपने अपने को प्रस्तुत किया? बहुत सुंदर प्रश्न। पहली बार ऐसा लगता था विधायक होने के पहले सर, गरीबों में मैं काम करता था जी, और गरीबों को साहूकार सेठ धन्ना सेठ सब सताते थे, जो कर्ज वाले थे जी, कुछ दबंग सामंत से सताते थे जी, पुलिस प्रशासन भी उनकी नहीं सुनता था जी। तो उनके बीच में आंदोलन करते हुए गैर राजनीतिक, तब तक मैं किसी पार्टी में नहीं था, हाँ, गैर राजनीतिक आंदोलन करते हुए उनके बीच में धीरे नेता फर्स्ट टाइम आप विधायक बिना किसी पार्टी सिंबल के? बिना पार्टी के हुए। बहुत बढ़िया। और वो भी उस वर्ष हुए अपने काम के बल पे चयनित हुए? ये भी हम नहीं कह रहे क्योंकि आपने काम ऐसा किया सर कि सूदखोरों के खिलाफ काम किया, उत्पीड़ित लोगों के लिए काम किया, तो स्वाभाविक है कि बिना पार्टी सिंबल के आप चुने जाते। लेकिन सर, सेकंड टाइम जब आप चुने गए तब तक क्या परिवर्तन आ गया? पहले मेरे मन में ऐसा था कि विधायक होकर सब कुछ ठीक हो जाता है जी, और मैं ये सपना देखा करता था कि जैसे ही मैं विधायक बनूंगा जी, वैसे ही पुलिस ठीक हो जाएगी, प्रशासन ठीक हो जाएगा, संस्थाएं ठीक हो जाएंगी, जी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जी, हम विधानसभा में खूब सवाल करते थे, सवालों को लेकर आते आते चर्चा में आ गए, फिर दूसरी बार बने, तीसरी बार बने, चौथी बार बने, तो हर बार कुछ नए अनुभव तो आए। जी, लेकिन एक विधायक के पास जो शक्ति और क्षमता होती है, उसके पीछे जनशक्ति ही उसकी असली शक्ति है। हमारे संविधान ने उन्हें सदन के भीतर सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए प्रश्न करने का अधिकार दिया है, बजट में बोलने का अधिकार दिया है, और सरकार के पक्ष में हाँ करने या ना करने का अधिकार दिया है। बहुत अधिकार विधायक के पास नहीं सर। फिर भी माननीय योगी जी की सरकार में जब मैं विधानसभा अध्यक्ष हुआ, तो योगी जी ने हमारी तमाम बातें विकास संबंधी मानी। और अभी आप राजेंद्र अवस्थी जी का नाम ले रहे थे जी, पत्रिका कादम्बिनी के संपादक, जहाँ के वो रहने वाले, वहीं थोड़ी दूर पर निराला जी वहीं के रहने वाले थे। निराला जी, और वहीं थोड़ी दूर पर नंदुलारे वाजपेयी का गांव है, वहीं थोड़ी दूर पर अशोक वाजपेयी जी का गांव है, तो एक वहीं थोड़ी दूर पर डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का गांव है। तो एक ऐसी बेल्ट जहाँ से ये सब महानुभाव निकले, प्रताप नारायण मिश्रा जी का वहीं गांव है, तो ये जो सब लोग निकले वहां से, तो वहीं से मैं विधायक 5वीं बार चुना गया जी। 4 बार तो पुरोवा से जी। वहां से जब मैं विधायक होकर आया, और मैं अभी सीधे विधान 5वीं बार भगवंत नगर से जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बताया कि वहीं जहाँ निराला जी का गांव है, वही जहाँ गंगा नदी बहती है और राव राम भक्त सिंह का बलिदान का स्थान है, वहीं से मैं विधायक होकर आया हूँ। माननीय योगी जी ने वहाँ का खूब विकास कराया। तो कोई ऐसा गांव क्षेत्र नहीं जहाँ सुविधाएं ना हो अब। और मैं एक ही बार वहाँ से विधायक रहा, उसके बाद 75 का हो गया, तो आगे 75 के बाद आगे कथा आप लोग जानते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि योगी जी ने विकास किया, विकास के मामले में तो योगी जी ने ओवरऑल पूरे यूपी को बदल दिया। जो यूपी पहले अंधेरा रहता था शाम को, अब शाम को जगमग रहता है। सड़कें जो गड्ढे वाली थी, अब तो हम प्रयागराज जाते हैं लगता है तैरते हुए चले जा रहे हैं। और इस तरह हर एरिया में, और बिजली जाने से, गांव गांव में भरपूर बिजली रहने से रोजगार बढ़ गया, कोई आदमी बेरोजगार नहीं मिलता। सर, आप क्योंकि लोगों के लिए वास्तव में काम करते रहे, कोई तिकड़म से, वाद से, पार्टी सिंबल के, पार्टी किसी नेता के प्रभाव नाम से नहीं जीतते रहे, आप अपने काम से जीतते रहे। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अब विधानसभा अध्यक्ष के शीर्ष पद से निवृत्त होने के बाद? अब आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा अनुभव करते हैं जी। पहले ऐसे अनुभव नहीं थे जी। नहीं, क्योंकि अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अब आप पहले जैसा युवा अवस्था की तरह संघर्ष नहीं कर सकते लोगों के बीच में जाकर के, एक मार्गदर्शन दे सकते हैं उनको। तो अब हमारा आना जाना, मिलना लोगों से, अनावश्यक मिलना, पहले भी अनावश्यक मिलना होता था। अनावश्यक यानी मन में आ गया आपसे गर्मी से मिले जी, तो निकल पड़े वहीं घर पर, अनशेड्यूल्ड। ऐसे ही अभी भी है। अच्छा। मैं यहाँ से शाम को कभी कभी खाली हो जाता हूँ 5 बजे, जी, तो 5 बजे चला जाता हूँ अपने क्षेत्र। यहाँ से जैसे 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है जी, तो तमाम लोगों से मिलकर मैं लौट आता हूँ प्रायः।
और जो बिजली वाली बात आपने बताई अपने प्रश्न में, जी तो बिजली का पहले तो हम लोग हंसी मजाक में कहा करते थे जी कि बिजली रानी अपने मैके चली जाती हैं, यहाँ नहीं आती। तो हमसे पत्रकार मित्रों ने पूछा ये मैका कहाँ, तो हमने कहा इटावा, तो वहीं रहती हैं। और मैके में रहते रहते बिजली रानी का दिमाग खराब हो गया, यहाँ नहीं आती। माननीय योगी जी सत्ता में आए, तय हुआ कि बिजली दे नहीं सबको, तो तमाम योजनाएं बिजली से जुड़ी घोषित करने के लिए उन्होंने भगवान नगर क्षेत्र को ही चुना कि वही घोषित करेंगे। जी तो लाखों की भीड़ थी, योगी जी ने उससे भाषण किया। योगी जी 24 घंटे अगर कहा जाए तो घंटे कम हैं, जी मैं कहूँगा 24 घंटे में 25 घंटे काम करते हैं। जी तो काम तो उनका बोल रहा है बहुत जोर से, और भारतीय संस्कृति की भी बहुत यश और कीर्ति फैली उनके नेतृत्व में। सर, विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में एक आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती रहती होगी। मैं अपना एक अनुमान लगा रहा हूँ कि जो विपक्ष था, अब वो पढ़ने लिखने वाला विपक्ष नहीं बा। मैं देख रहा हूँ कि कृष्णा त्रिपाठी जी को चोटिल कर दिया, इतने विद्वान आदमी को। और भी कई लोग कई बार और संघर्ष मैंने एक बार अपने सामने देखा। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मार पिटाई वहां पे माइक चलते हुए देखा। सर, आप कैसे इस तरह के विपक्ष के बीच में, उद्दंड विपक्ष के बीच, उद्दंड विधायक विपक्षी सदस्यों के बीच में कैसे संतुलन बना करके निर्वहन कर पाए? कौन सा मंत्र था सर आपके पास? दो बातें हैं जी। नंबर एक कि मैं ऐसा नहीं मानता कि विधायक को उसमें उद्दंड भी आया था। सर सब लोग अपने अपने क्षेत्रों से। सर, मैंने माइक उखाड़ के मार पिटाई करते देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं। पुरानी बात हो गई सर, उत्तेजना हो गई होगी। सर उस उत्तेजना का नोट हमने अपने दिमाग में रखा था कि ऐसा भी हुआ है यहाँ पर। जी। सही बात तो यह रही कि जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी वो समाजवादी पार्टी थी। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक समय ऐसा था जब विधानसभा में 80% क्रिमिनल बैकग्राउंड से, जिनके ऊपर केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे, वो लोग आ गए थे चयनित होकर के। आप तो शायद ये 2000 आप कुछ, मैं विनम्रता से आपकी बात काट रहा हूँ सर आप कुछ परसेंटेज ज्यादा बता रहे हैं। हो सकता है सर। और जो वास्तव में जो अपराधी या माफिया होते हैं सर, उनको जनता में दिखाई पड़ते हैं, प्रेस को भी दिखाई पड़ते हैं। जी। और जहाँ तक मुकदमों का प्रश्न है, जी, मुकदमे बहुत विधायकों पर हैं, मेरे ऊपर भी बहुत रहे। नहीं, वो तो सर सिविल टाइप के या डिसओबीडियंस के। अब आप देखिए कि कैसे कैसे मुकदमे, जी, कि मुझे पद्मश्री मिला है जी, और मेरे 6000 लेख छप चुके अखबारों में सर। 32 किताबें मैं लिख चुका भारतीय संस्कृति पर। जी। और मुकदमा हमारे ऊपर लूट का दर्ज हुआ था और लूट में लूटा हमने क्या, 10 किलो कमल के बीज ये तो मतलब राजनीतिक कारणों से बनाया हुआ कैसे पता चल जा रहा है सर। लेकिन एक तो ऐसे विधायक आपके सदन में आए जो मंत्री बने, जो पशु चोरी किया करते थे, ऑर्गेनाइज क्राइम किया करते थे, उनका उस थाने में पूर्वांचल के थे दर्ज है। और मुझे कि जब मैं सूचना अधिकारी था, मुझे लोगों ने बताया, तो मैंने कहा भाई अब तो माननीय हो गए, अब चुप रहो इस समय। तो मैं बात कर रहा था, आपने पूछा भी था कैसे किया विधानसभा में। सर, विधानसभा के नेता हुआ करते थे विपक्ष के। जी सर। माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी। हाँ, राम गोविंद चौधरी जी बहुत पढ़ते थे पहले से। जी जी। समाजवादी विचारधारा के थे। हाँ। और हम दोनों पहले से संयोग ये था कि बहुत पहले से मित्र थे। जब वो नेता प्रतिपक्ष हुए उसके पहले, जब मैं अध्यक्ष हुआ बहुत पहले से, मैंने उनसे वार्ता की। मैंने कहा बढ़िया चलाया जाए सदन, मुकाबले चलाया जाएगा। जितना तीखा वो बोल सकते थे उतना हमने अनुमति दी, जितना तीखा वो सुन सकते थे उतना योगी जी बोले। तो एक बार परस्पर बहुत आनंद का वातावरण रहा। और एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आया जब तनाव आया हो। और तनाव मुझे दिखाई पड़ा कि आ सकता है, मैं खड़ा हो गया, सब बैठ गए और हंसी मजाक होता रहा। तो एक पर्सनल रेपो बहुत अच्छी बात है। हंसी मजाक के वातावरण में सबके सब हमारे साथ रहे। और मैं एक एक प्रतिपक्षी दल के नेताओं का आभारी आज भी हूँ कि उन्होंने ही गढ़ा हमारे व्यक्तित्व को। अगर वो चाहते तो हम इतना ज्यादा नाम हमारा यश कीर्ति ना होती। सर, आप एक वेटरन विधायक और एक जर्नलिस्ट, एक लेखक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के रूप में नई पीढ़ी के जो विधायक आएंगे उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पे? आज के आपके वार्ता का सबसे अच्छा प्रश्न यही है जी। इसे चिंता के रूप में भी व्यक्त कर सकता है कोई,
कि नई पीढ़ी का काम क्या है, भविष्य उसका, सर सफलता का, असफलता का, और इसे सुझाव के रूप में भी कोई ले सकता है। जी हम लोगों के पास अनुभव ज्यादा है, जी, उनके पास शक्ति ज्यादा है। शक्ति ज्यादा है। तो शक्ति बिना अनुभव के गड़बड़ कर जाती है। अब बिल्कुल वो फिर तो एक ऐसी गाड़ी, दिशाहीन हो जाती एक ऐसी, जी बिल्कुल, जी, एक ऐसी गाड़ी जिसमें इंजन तो बड़ा ताकतवर है लेकिन स्टीयरिंग नहीं, स्टीयरिंग नहीं है, कोलैप्स कर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल अथवा ऐसी गाड़ी जिसमें इंजन बिल्कुल नहीं है, जी केवल स्टीयरिंग ही है, जी तो स्टार्ट नहीं होगी। सर। तो हम लोग ऐसी गाड़ी वाले हैं जिसमें ताकत कम है, और वो लोग ऐसी गाड़ी वाले हैं जिसमें ताकत ज्यादा है, डायरेक्शन कम है। सर मैं कहूँगा नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए कि इस समय बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, जी संसाधन बढ़े हैं, तकनीकी बढ़ी है। पहले हम लोग कोई न्यूज भेजते थे, आप भी याद आ रहा होगा आपको, पहले कि उन्नाव के देहात से न्यूज भेजी गई तो लिफाफे में आता था, लिफाफे में आता, डाक से और लिफाफा यहाँ से संपादक लोग भेजा करते थे रिपोर्टर के लिए। लिफाफा में टिकट लगा होता था, पता लिखा रहता था, तीसरे दिन न्यूज छपती थी। जी जी। अब आज ऐसा है कि कोई घटना घट रही तो उसके पहले छप जाती है, रियल टाइम में छप जाती है। जिसको रियल टाइम कह रहे हैं, मतलब हम कहते हैं बिफोर हो जाती है। जी जी, बिफोर पूरी बात हो नहीं पाई, जैसे हमारा फोटो चल रहा था वहाँ, जी, तो ये कि फोटो हमारा हो गया कि नहीं हो गया, तब तक यहाँ चल गया उन्नाव में, पद्मश्री हो गई। जी, ऐसा है। तो इनको आधुनिक तकनीकी का प्रयोग और भारतीय संस्कृति की निष्ठा को ध्यान में रखना। एक बात मैं इसे जोड़ दूं, हमारी बात पूरी हो जाए, फिर आप जो पूछेंगे बताएंगे। बात यह है कि जो पत्रकारिता का और लेखन का और अखबार का कोई उद्देश्य तो होता ही होगा, प्रत्येक संपादक के मन में कोई उद्देश्य होगा, नहीं तो सैकड़ों चैनल हैं, सैकड़ों अखबार हैं, तो हम अपना कोई नया चैनल, नया अखबार क्यों निकालते हैं? कोई भिन्न बात होगी, कोई भिन्न प्रकृति होगी, कोई हमारे पास भिन्न विचार होगा। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, उन्होंने वहाँ एक अखबार निकाल दिया, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो उसमें उन्होंने लिखा पहले अंक में, संपादकीय में, कि जो लोग भारत से यहाँ आए, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं यहीं पर दक्षिण अफ्रीका में, और वह अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में अब भूल रहे हैं, उन्हें फिर से जगाने के लिए, भारतीय संस्कृति जोड़ने के लिए यह अखबार निकाला जा रहा है। तो देश के सबसे बड़े आदमी महात्मा गांधी इतिहास में, वो आदमी बता रहा है कि अखबार का उद्देश्य क्या है, भारतीय संस्कृति का संवर्धन। हम अनुरोध करेंगे जो हमसे कनिष्ठ हैं, कोई भी काम करें ये भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए करें, उसके गौरव को बढ़ाने के लिए करें। यही इसी के साथ हम आज की इस मुलाकात का उपसंहार करते हैं। माननीय अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ आज बहुत अच्छे क्षण बीते, उन्होंने बहुत ज्ञानपरक बातें, दिशा निर्देशक बातें बताई, खास करके नई पीढ़ी के विधायकों को, पत्रकारों को, साहित्यकारों को, कि वो अपने कार्यों से भारतीय संस्कृति को परिपुष्ट करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।